नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग से पहले पीएम मोदी की सभी सांसदों से अपील। कहा, अपने घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी को याद करते हुए करें मतदान। लिखा, यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा तो देश की नारी शक्ति और होगी सशक्त। मिलकर इतिहास रचने की गुजारिश। लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित बिलों पर कुछ ही देर में होगी वोटिंग। चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हंगामा। लोकसभा स्पीकर ने सदन में मर्यादा बनाए रखने की दी नसीहत। राजनाथ सिंह ने कहा, देश से माफी मांगे राहुल गांधी। हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा से निर्विरोध उपसभापति चुने गए। पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, सदन का आपके प्रति गहरा विश्वास। नेता सदन जेपी नड्डा समेत मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दी बधाई। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य। रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से कर रही हैं काम। खाड़ी में सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अग्रिम जमानत देने से कोर्ट का इनकार। हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी से जुड़ा है मामला। शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख करने का दिया निर्देश। तो सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक की बात कर लेते हैं, जिस पर वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करने की उन्होंने इसके जरिए अपील की। उन्होंने इसे देश की महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ा अहम फैसला बताया। तो आइए आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे लोकसभा, जहां इस वक्त महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा चल रही है। चुनाव का मुद्दा नहीं बा, ये लोग विरोधी बाड़न महिला के आरक्षण का। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। का बात बता ये दा। हाँ का बात बता दा। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये देखा, ये हमनी का संस्कार, ये संस्कार है भाजपा का। ये मोदी जी के संस्कार का मुद्दा है और ये वही लेके आए हैं। ये लोग भुला गए, क्योंकि मैं दर्द को जानता हूं। अभी भी हमारे विपक्ष के जो वहां के सर्वे सर्वा नेता बोल रहे थे, अपने बैकयार्ड की कहानी, राजशाही बैकयार्ड की कहानी। मैं अपनी गरीबी की कहानी सुनाता हूं। मेरे गांव, मेरे घर में चूल्हा नहीं था। मेरे गांव, मेरे घर में शौचालय नहीं था। मैंने अपने घर की माता बहनों को, अपने गांव की, अपने भोजपुरिया समाज की, बिहार, यूपी और जितने भी गांव देश में गरीबी रही, जहां शौचालय नहीं, उनके दर्द को देखा। वो शाम के अंधेरे का इंतजार करती थी, वही महिला कि शौच में जाएंगे। उस अंधेरे के दर्द को मैंने अपने घर में भी महसूस किया। अपनी दादी की आंखों को भी तकलीफ में देखा, चूल्हा फूंकते। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, महिलाओं के उस दर्द का निस्तारण हुआ, निवारण हुआ, देश जागरूक हुआ। 65-60 साल जहां विरोधी कभी सोचे नहीं थे, महिलाओं के इस सबसे बड़े दर्द को, इतने बड़े भारत को ये लोग चला रहे थे। आधी आबादी के बारे में जो लोग नहीं सोचे, वो विपक्ष अपनी बैकयार्ड की कहानी, अपनी राजशाही कहानी सुना के, अपने अंधेरे का डर सुना के चले गए, बजाय विधेयक पर बोलने के। विधेयक पर यह बोलना था कि वो महिला, वो शक्ति जो आज फाइटर जेट उड़ा रही, जो आज सेना में है, सेना का नेतृत्व कर रही, आज ग्राम पंचायत में है, आज पढ़ाई में आगे हैं, स्पोर्ट्स में, पैरालंपिक में, क्रिकेट में महिला भी वर्ल्ड कप लेके आ गई। वो महिला के आरक्षण की बात, क्यों ये दरवाजे उन महिलाओं को, भारत की महिलाओं को रोके? 140 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ महिलाएं। हमारा जिला गोरखपुर, जहां का मैं सांसद हूं,
वहां की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। परसिमन होगा तब मौका मिलेगा। हम के सब गांव का बहन बिटिया कहत रहनी, सिद्धार्थनगर आपका क्षेत्र इतना बड़ा, देवरिया इतना बड़ा, कुशीनगर इतना बड़ा, कहां इतना, अरे बहन बिटिया कहत रहनी, कुल नेता हैं, जन ग्राम पंचायत में हैं, सदस्य हैं, महिला मोर्चा में हैं, कि भैया अब हमनी के मौका मिली, भैया हम लोग भी आएंगे, सदन में आवाज उठाएंगे, महिलाओं की आवाज। अब उन पर अपराध होगा, दरवाजा नहीं ठोकेंगे। आपका भी प्रचार तो आपकी पत्नी ही करती है। हाँ, हमारे वाह, हमारा प्रचार 1 लाख वोट, मुझे लाखों वोट मिलता है, मेरा 1-1.5 लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेके आती है और मैं उनके पैर छूता हूँ। और लोग 3 बिटिया है मेरी, एक बिटिया स्नाइपर आर्म फोर्स की तैयारी कर रही है। तो आप पन्नी के पैर छुए लेना। हम छुई ला और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भई, और क्यों नहीं छोना चाहिए? यही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूना? वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सो गहरी नींद में रहती है तब हम उनके पैर छूते और छूना चाहिए। ये विरोधियों को भी छूना चाहिए जो महिला के विरोधी हैं। बड़ा ताकत, और तब रवि किशन बनेंगे, तब विश्व जानेगा आपको। अब आपके काम बन गए दूर दूर तक संदेश महिलाओं के बीच में कि ऐसा कोई पत्नी व्रता है। क्या कहला? पत्नी व्रता, पत्नी ये गीत सुनने का समय नहीं है, ये महिलाओं के दर्द को सुनने का समय है। तो रवि किशन बीजेपी सांसद गोरखपुर से अपनी बात रख रहे थे महिला आरक्षण विधेयक पर। और लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर तीखी बहस जारी है। अभी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई और सदन में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान माहौल काफी गर्मा गया। इस अहम बिल पर जहां एक और सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठा रहा है। बहस के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद उनके बयान को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी भाषा और उनके शब्दों के चयन पर सवाल उठाए। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को सदन में मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी। महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के बीच ये टकराव सदन के माहौल को और अधिक गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े बिलों पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन की गरिमा और मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाषा मर्यादित और संयमित हो। मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है, सब मान्य सदस्य, चाहे एक भी दल का सदस्य, वह भी सम्मानीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा और शब्दों के चयन पर सवाल उठाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए उन्हें सदन की कार्यवाही से उन शब्दों को बाहर निकाला जाना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर सत्ता पक्ष भड़क गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द का प्रयोग करना और ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। इस देश का 140 करोड़ का
सदस्य प्लीज। चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो नहीं बोल सकते। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी मैच्योर हो गए। अफसोस की बात है नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। कोई तरीका होता है? देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया है। आप इस तरह से अनाप शनाप बातें करते हैं, आपको शोभा नहीं देते हैं। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसी। चर्चा में भाग लेते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले और महिला आरक्षण बिल पास हो। प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सुन रही थी तो बहुत ही वक्तव्य उनके जो दुर्भाग्यपूर्ण थे और उसके साथ साथ जिस तरह से हमारे देश के सेनाओं को के प्रति, सेना में हमारी बहनें हैं उनके प्रति जो दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य उनके द्वारा आया, निश्चित रूप से ये बहुत ही, हम इसकी जितनी निंदा करें वो कम है। इनको न देश की सेना पर भरोसा है न हमारी बहनों पर भरोसा है। जब नारी शक्ति को अधिकार देने की बात आई तो लगातार 3 दशक से हम देख रहे हैं कि जब नारी शक्ति को अधिकार देने की बात आई तो तरह तरह के अड़चन आते रहे और उसको अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया। और लोकसभा में परिसीमन बिल पर चर्चा करते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार द्वारा 2023 में नोटिफाई किया गया महिला आरक्षण एक्ट लागू हुआ तो हम इसे 543 सीटों के आधार पर लागू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इससे दक्षिणी राज्यों केरल और तमिलनाडु की लोकसभा सीटें घट जाएंगी और इसके लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे। डिलिमिटेशन आयोग 1971 में बन गया। डिलिमिटेशन आयोग ने कहा, और उसके पहले की एक और कहानी है सर, कि 1952 में जब डिलिमिटेशन आयोग बना तो डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि इस तरह से हम किसी भी एरिया का परिसीमन नहीं कर सकते। आपको पता है कि डिलिमिटेशन आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर कांग्रेस ने सारे फेडरल स्ट्रक्चर को तार पर तार रख दिया, पूरा संविधान संशोधन कर दिया और 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिलिमिटेशन एक्ट के आधार पर बना। बंगाल की कुछ जगह बिहार में आ गई और बिहार की कुछ जगह बंगाल में चली गई, आंध्रा की कुछ जगह केरल में चली गई, केरल की कुछ जगह आंध्रा में चली आई, तमिलनाडु की कुछ जगह जो है बेंगलोर में चली आई, कर्नाटक में चली गई और कर्नाटक की कुछ जगह वहां चली गई और आज भी महाराष्ट्र जो है बेलगांव की लड़ाई लड़ रहा है। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस बिल से केंद्र सरकार देश की राजनीति की तस्वीर बदलना चाहती है और तस्वीर बदलेगी तो राजनीति का चरित्र भी बदलेगा। इस दौरान उन्होंने दक्षिण भारतीय सांसदों को सीटों में कमी आने की आशंका को भी निराधार बताया। आज हमारे पास एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है कि हम सब मिलकर ऐसी तस्वीर को बदल सकते हैं और इस देश के सदन में, राज्यों के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से यह अपील भी की है कि हम सब मिलकर इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाएं। एक विषय जो हमारे दक्षिण के राज्यों के कई सांसदगणों ने उठाया कि जिन दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें शायद सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि माननीय गृह मंत्री में इसी सदन में खड़े होकर ऐसे तमाम हमारे सांसदगणों की चिंताओं का समाधान भी किया और उनकी शंका को खारिज करते हुए भी ये बताया कि सभी राज्यों की बराबरी में 50% सीटों की वृद्धि की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों का किसी भी राज्य को सीटों की दृष्टि से कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह सिर्फ विधेयक नहीं
बल्कि महिलाओं के संघर्ष, हिम्मत और शक्ति का सम्मान है। इसके साथ ही इस विधेयक को महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उन्होंने बड़ा कदम बताया। आज का दिन देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भावात्मक दिन है। नारी शक्ति अभिनंदन केवल एक बिल नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं का संघर्ष, हिम्मत और शक्ति का सम्मान है। सदियों से महिला अपने परिवार और अपने समाज को सशक्त करती रही बिना अपने पहचान की। आज ये बिल उन्हें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, बल्कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए भी एक मौका दे रही है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ अकेले नहीं, पूरा समाज को साथ में लेकर बढ़ती है। ये कदम आने वाले उन पीढ़ियों की बेटियों की हिम्मत, विश्वास दिलाना है कि वो भी निर्णय और भागीदार बन सकती है। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सदन में विधेयक लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाई और उनकी सरकार की सराहना की। उन्होंने सदन में चर्चा के दौरान कहा कि कल्पना कीजिए 2029 में जब 33% महिलाएं सदन में बैठेंगी तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश होगा। राजीव रंजन सिंह ने बहस के दौरान कांग्रेस पार्टी पर चुटकी भी ली। उन्होंने कांग्रेस पर समाज के किसी भी बड़े परिवर्तन को अस्वीकार करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक पहल जो ये 3 विधेयक ला के उन्होंने सदन में किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। आप कल्पना कर सकती हैं कि 19वीं लोकसभा का परिदृश्य क्या होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के संसद में 33% महिलाएं आके बैठी हैं और वो उसकी भागीदार हैं। माननीय सदस्य प्रियंका जी, उन्होंने कल भाषण दिया। उनका भाषण हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने 3-4 बातों का उल्लेख किया। पहली बात उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में क्यों लाई गई। 50% महिलाओं को आरक्षण देना जल्दीबाजी का कदम नहीं हो सकता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आगे कहा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। अरे हम सबको मालूम है, इस पूरे देश को मालूम है कि किसी भी परिवर्तन को, किसी भी सामाजिक परिवर्तन को आप नहीं लागू होने देना चाहते हैं। आपकी मंशा बहुत साफ है। और महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक को लेकर लोकसभा की सदस्य कनिमोई करुणानिधि ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कहा कि ये एक चुनावी रणनीति है जो राज्य स्तर पर विपक्षी दलों के खिलाफ मददगार नहीं होगी। उन्होंने इस बिल को जाल बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाए। Constitutional reform you're talking about. This is a electoral rescue strategy for in these states because you are not going to do well in most of the states. The Constitution 106th Amendment Act of 2023, the Women's Reservation Act, was welcomed by most of the opposition parties here, and the DMK welcomed it. But we said it then, and we are saying it also now. Tying Women's Reservation Bill to delimitation is a trap. और लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का भी प्रावधान होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आरक्षण में हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। आप क्यों आधी आबादी में बंटवारा करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े? हर वर्ग की, हर समाज की, हर धर्म की महिलाएं आगे बढ़े। आज हमारी यह मांग है कि आप ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दें और हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दें। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। नन्ही सी मुस्कान में पलता एक स्वस्थ सुनहरा कल है। हर धड़कन में जीवन की ताकत, हर सपना अब सफल है। शिक्षा विज्ञान के अंबर में ऊंची उसकी उड़ान है। हौसलों के पंखों पर सवार छूती हर आसमान है। बेखौफ उठते उसके कदम, सुरक्षा का अटूट साया है। लोकतंत्र के गलियारों में अब नीति घड़ती उसकी आवाज है। अंतरिक्ष से विश्व मंच तक
भारत का बढ़ता अंदाज है। सरकार का अटूट विश्वास उसकी अजय उड़ान है। नारी की इस नई शक्ति में नए भारत का अभिमान है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। स्वागत है ब्रेक के बाद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को नई ताकत देगा। इस मुद्दे पर डीडी न्यूज के संवाददाता अंकित मिश्रा ने विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं इन महिलाओं की राय। महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कर दिया और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। अलग अलग क्षेत्रों से निकल कर आई हैं, अलग अलग राज्यों से भी हैं। क्या कुछ कहना चाहती हैं ज़रा सुनते हैं। मैम, कैसे इस चीज़ को आप देख रहे हैं? मैं एक अधिवक्ता हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट में काम कर रही हूँ। मुझे लगता है ये नियम बहुत आवश्यक था, क्योंकि नारी को जब हम हर जगह बढ़ावा दे रहे हैं तो इस फील्ड में भी बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। और इस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि क्योंकि हम भारत में कहते हैं यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो उस चीज़ के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लंबे अरसों से एक विधेयक का, एक अधिनियम का इंतजार था, जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देकर हम सब बहनों को बहुत गौरवान्वित किया है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम सब बहनें खूब खूब धन्यवाद देते हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री जी जो बहुत विजनरी है। आप देखे होंगे विगत 12 वर्षों से महिलाओं को सशक्त किया पहले, फिर उसके बाद उन्होंने विचार किया कि राजनीतिक क्षेत्र में भी जब महिलाएं आएंगी, विधानसभा लोकसभा में अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे, तो विकसित भारत के लिए सच्चे एम्बेसडर्स महिलाएं बनेंगे। इसके लिए हम सब महिलाएं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने माननीय मोदी जी को, क्योंकि पिता तुल्य हम उनको देखते हैं। और नारी सशक्तिकरण की आज तक जो बात आती थी, लेकिन आज उन्होंने करके दिखाया है। जिस प्रकार एक महिला अपने परिवार को अच्छे से सजो सकती है, बना सकती है। जहां नारियों का सम्मान वही देश महान। जी जी जी, कहना चाहेंगे? नारी तू नारायणी, ऐसी भावना है अपने भारत देश की। तो इसी को चरितार्थ करते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% का जो आरक्षण दिया है महिलाओं को, इसके तहत अभी तक पंचायत में तो थी ही, पंचायत से लेकर अब संसद भवन तक हमारी बहनें बैठेंगी और नीति निर्माता बनेंगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। 33% आरक्षण करेंगे तो अब हम भी, महिलाएं भी अपना नेतृत्व के साथ भारत की और विकसित और महान बना सकते हैं। जय। तो देखिए, साफ तौर पर भारत कहीं ना कहीं खुश है और भारतीय महिलाएं भी इस वक्त खुश हैं, क्योंकि जहां नारी का सम्मान वही देश सबसे बड़ा विधान लिखता है और वही देश महान भी कहलाता है। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर युवा लड़कियों के बीच उत्साह और उम्मीद साफ नजर आ रही है। डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा ने उनसे विशेष बातचीत की। महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और इसीलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कर दिया गया और इसको लेकर यूथ क्या सोच रहा है, अब जरा उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। So what I think that this bill is a great option because it will ensure 33% of reservation for women in parliament as well as state assemblies. So it will be very fruitful. जैसा हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन ऑलरेडी वुमेन्स के लिए है, तो अगर हम इसे हायर लेवल पे भी अप्लाई करेंगे, सो आई थिंक दिस विल बी अ boon for the society. एक महिला की जो समस्याएं होती है वो महिला ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है। पुरुष सिर्फ उनको देखते हैं, सुनते हैं उनके बारे में, बट एक महिला उनको फील करती है, अच्छे से उनको सहती है दिनचर्या वाली एक्टिविटीज़ में, डेली वाली एक्टिविटीज़ में। तो आई गेस कि वुमेन रिजर्वेशन बिल इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे वुमेन्स अपनी वॉइस रख पाएंगे और वुमेन्स के इश्यूज सॉल्व हो पाएंगे। एक राजनीतिक विज्ञान की छात्रा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि यह जो अधिनियम है ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें तो इंडिया जो ये काम कर रहा है, इससे इंडिया
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हाईलाइट होगा। सो आई सी दिस बिल एज अ रियल चांस टू वुमेन कि ये पार्लियामेंट में आएंगे और वुमेन डिसीजन मेकिंग होगा तो वो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ को उठा पाएंगे और उससे बेटर पॉलिसीज़ होगी और इससे वुमेन भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, वुमेन डेवलपमेंट होगा और वुमेन ज़्यादा अप्रोच करेंगी, पॉलिटिक्स के अंदर ज़्यादा आएंगी। हमारा देश डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है और इस इनिशिएटिव के बाद डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी क्योंकि वहाँ पे एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी लोगों को, उसमें मेन हो या वुमेन। मीन्स जैसे हमें कि पता है कि हमारी 50% पॉपुलेशन में वुमेन्स की हिस्सेदारी रहती है और इस बिल के आने की वजह से उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, जिससे हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी, जिससे मैटरनल हेल्थ इंप्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़ेंगी। और जैसे कि हम जानते हैं तो हमारी महिलाएं होती हैं, वो हमारी घर की अकाउंटेंट की तरह होती हैं। जब वो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो इससे वो हमारी GDP ग्रोथ लगेगी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी हमारे ला पाएंगे। यूथ तो ये मानता है कि बेहतर संविधान तो बेहतर होगा हिंदुस्तान। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अंकित मिश्रा, DD न्यूज़, दिल्ली। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर युवा लड़कियों के बीच उत्साह और उम्मीद साफ नजर आ रही है। DD न्यूज़ संवाददाता अंकित मिश्रा ने उनसे विशेष बातचीत की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को संसद और विधानसभा में मिलेगा 33% आरक्षण का लाभ। शक्ति रूप को राजनीतिक शक्ति मिल रही है, इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ और नहीं हो सकता। वुमेन के लिए बिल्स बने और एक्ट हो और ताकि वुमेन भी आगे पॉलिसी मेकिंग में चाहे लीडर्स बने। वुमेन रिप्रेजेंटेशन को प्रधानमंत्री ने इग्नोर नहीं किया है, उल्टा हमें मौका दिया है। इस वक्त मैं लेडी इरविन कॉलेज में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं लेडी इरविन कॉलेज के ग्रेजुएशन की छात्रा, जिनसे हम जानेंगे कि इस एक्ट के आने के बाद महिलाओं के जीवन में, समाज के जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 13 से 14% वुमेन्स है और राज्यसभा में अराउंड 17% इज दी एवरेज। अब ये बिल पास होने के बाद जहाँ वुमेन्स जो ट्राइबल एरियाज़ में थी, यहाँ जहाँ जो ऐसी वुमेन्स है जिन्हें हमें एजुकेशन नहीं पहुँच पाता है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ से पीछे रहती हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। जैसे जैसे वुमेन्स आएंगी वैसे वो इश्यूज़ लाएंगी जो लाइक वुमेन सेंट्रिक ज़्यादा होंगे एंड उन इश्यूज़ पे ज़्यादा काम होना चालू होगा। बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ही इतना बड़ा चेंज आएगा जब वुमेन आएंगी, क्योंकि अभी तो पार्टी के पास चॉइस है कि देना है टिकट महिला को तो दे दें, नहीं तो ना दें, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब ये बिल एक्ट में बदल जाएगा तो उनको देनी पड़ेगी। जेंडर इंक्लूसिव आएगी अप्रोच, विमेन भी पॉलिसी मेकिंग में होगी तो उनके नज़र को, उनके पर्सपेक्टिव को देख के इंक्लूड करके हमें पॉलिसी मेकिंग बनाने का मौका मिलेगा। ट्राइबल कम्युनिटी के हित में जो लॉज आए हैं वो तभी अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो पाए जब हमने ट्राइबल को रिप्रेजेंटेशन दी है वहाँ पे। तो वैसे ही अगर हम वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देंगे तो अगर हम सैनिटेशन के बारे में बात करें, सेफ्टी के बारे में बात करें, तो ये सारी चीज़ें तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगी यूथ के लिए या फिर बाकी न्यू जनरेशन के लिए अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वहाँ पे। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो जो खबर अभी आपने देखी वो लेडी इरविन कॉलेज की छात्राएं थी जिन्होंने हमारे संवाददाता धीरज कुमार से विशेष बातचीत की और अपनी राय जाहिर की। और अब बात करेंगे, हमारे संवाददाता दिव्यांशु मल्होत्रा ने इस पूरे विषय पर महिलाओं से विशेष बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वे इस अधिनियम को लेकर क्या सोचती हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं। देश में नारी शक्ति को अब राजनीतिक शक्ति मिलने वाली है। दरअसल नारी शक्ति अधिनियम अब एक्ट में बदलने वाला है, इसकी सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। आखिर इस एक्ट के आने के बाद देश कितना बदलेगा, महिलाओं को कितनी शक्ति मिलेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये इस बिल को किस तरह से देख रही हैं। मैम, अपना नाम बताइए, ये बताइए कि आप किस तरह से देख रही हैं ये बिल जब एक्ट में चेंज होगा तो जो महिलाओं के हाथ मजबूत होंगे, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, तो कितना देश बदलेगा? जी बिल्कुल, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है तो हमारे देश में हमेशा से कहा जाता रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो जब नारी को इतनी शक्ति मिलेगी, 33% आरक्षण जब मिलेगा तो उसकी भूमिका बड़ी ही सशक्त रूप में वो देश के लिए, समाज के लिए काम कर पाएगी। अभी जो वो पर्दे के पीछे से काम करती थी, और ये कहा गया है कि सिक्स सेंस एक महिला में होता है और बड़ी ही निष्ठा, ईमानदारी से वो हर काम करती है। तो जब नारियों का इसमें प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो निश्चित ही विकास की दिशा भी नई होगी और देश हमारा सशक्त होकर उभरेगा। मैम, आप किस तरह से देख रही हैं, कितना ज़रूरी था
एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में इस तरह का बिल आना, इस तरह का एक्ट आना, कितना देश बदलेगा आपके हिसाब से? बहुत देश बदलेगा, क्योंकि नारियां कुछ करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और अब नारियां चार दीवारी में नहीं है, वो कुछ करना चाहती हैं और इस माध्यम से वो देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगी। इसके अलावा मैम, संसद में जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, विधानसभा में बढ़ेगा, पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं का होना कितना ज़रूरी मानती है? महिलाओं का होना 50% तो महिलाओं का होना ही चाहिए, तब जाके हमारे देश की सुरक्षा और कुछ ऐसे जो चल रही है घटनाएं, उसको महिला ही रोक सकती है और कुछ न कुछ इसके समाधान निकलेंगे आगे और भविष्य में महिला उन्नति कर सकती है। कुछ महिलाएं जो पर्दे के पीछे से काम करती है, वो भी अब आगे बढ़कर देश में, प्रदेश में, लोकसभा, विधानसभा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और आगे बढ़ेगी। और मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस तरह से महिलाएं धन्यवाद करती हुई नजर आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैमरामैन राजेंद्र जोशी के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है दोहरी नागरिकता के मामले में। ये हम आपको अभी की ताज़ा खबर, ब्रेकिंग खबर आपको सुना रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। तो राहुल गांधी मुश्किलों में एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रायबरेली पुलिस को ये निर्देश दिए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता के मामले में उनके खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। राहुल गांधी को बड़ा झटका, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश। दोहरी नागरिकता के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लखनऊ बेंच ने रायबरेली पुलिस को यह निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है दोहरी नागरिकता के मामले में। उनको उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रायबरेली पुलिस को दिया है। दोहरी नागरिकता का मामला है। भारत के अलावा ब्रिटेन की नागरिकता रखने का आरोप है उनके ऊपर और इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से विकास सिंह जुड़े हुए हैं। विकास, पूरी खबर डिटेल में बताइए। राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार बढ़ती हुई नजर आ रही दोहरी नागरिकता के मामले में। जी बिल्कुल, निश्चित सही कह रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश दिया है। जो याचिका करता है विघ्नेश शिशिर, इनकी तरफ से यह अर्जी लगाई गई थी। सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं इस पूरे मामले का, तो रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में इन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता है इनके पास ब्रिटिश की भी नागरिकता है, जिस कारण इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट से वो मामला ट्रांसफर होता है लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट। वहां पर सुनवाई होती है। वहां पर याचिका रिजेक्ट हो जाने के बाद याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचते हैं, लखनऊ बेंच पहुंचते हैं, जहां पर इस मामले की सुनवाई होती है। इससे पूर्व कोर्ट के द्वारा इस मामले में होम मिनिस्ट्री को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया गया था। कहा गया था कि ना इस मामले में उसको भी एक पक्षकार बनाया जाए। उसके बाद इस पूरी मामले की सुनवाई के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो सबूत पाए गए हैं, उनके आधार पर जो मामले दिए गए हैं, एफआईआर लॉन्च की जा सकती है। याचिकाकर्ता का दावा था कि तमाम सारे उनके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिनके आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी ही चाहिए। इस मामले में आज इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने हाईकोर्ट की ये निर्देश दिया है। इस पूरे मामले में काफी लंबे समय से मामला चल रहा था। आखिरकार इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये डिसीजन आ गया है। जी निखिल जी, दो बातें जानना चाहेंगे विकास। एक तो ये कि जो याचिका करता है उसने क्या कुछ सबूत बताए हैं या दिखाए हैं अदालत को, अगर इस बारे में कुछ आपको जानकारी हो कि क्या कुछ उसने बताया है, कैसे ये साबित करने की कोशिश की है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन की भी नागरिकता है। और दूसरी बात ये भी आपसे जानना समझना चाहेंगे कि राहुल गांधी को अगर इस मामले में जैसे कि गिरफ्तारी करने की बात कही गई है, कितनी सजा का प्रावधान है, क्या कुछ आगे मामला कैसे चलेगा?
देखिए निखिल, ये जो पूरा मामला है दोहरी नागरिकता का मामला है, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य छुपाने का मामला है इसमें, क्योंकि तमाम सारे याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी एक सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने अपनी तमाम सारी ऐसी जानकारियां जो प्रदान की जानी चाहिए थी अपने हलफनामे में वो सब भी नहीं लगाई हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये गोपनीयता भंग करने का आरोप है कि तमाम सारे तथ्य छुपाए गए हैं। ये सारे आरोप भी लगाए गए हैं याचिकाकर्ता के तरफ से। और साथ साथ इस मामले में अगर देखा जाए तो याचिकाकर्ता का ये कहना है कि जो तमाम सारे जो आरोप हैं, ये सारे आरोपों की जांच गृह मंत्रालय की तरफ से की जानी चाहिए और उन्होंने अपनी तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट से तमाम सारे ऐसे दस्तावेज पहले से इकट्ठा किए थे जिसके आधार पर वो याचिका दाखिल कर सकें। इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इससे पहले की 2 तारीखों में जब मामले की सुनवाई हुई, चूंकि बंद लिफाफे में गृह मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी गोपनीय लिफाफे में, इसकी सुनवाई नॉर्मल कोर्ट में ना होकर जज के चेंबर में इस मामले की सुनवाई की गई ताकि इस मामले की गोपनीयता बरकरार रखी जा सके। तो इन सब जज के चेंबर में इस पूरे मामले की सुनवाई की गई। वहां पर तमाम सारे मामले से जुड़े लोगों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की और आज ये मामला जो हुआ है, हाईकोर्ट का जो निर्देश है, इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR लॉन्च की जा सकती है। अब आगे देखना होगा कि जब हाईकोर्ट का पूरा ऑर्डर आएगा क्या क्या चीजें उसमें कही गई हैं। ये मामला हाईकोर्ट का जब पूरा ऑर्डर आ जाएगा देख के स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है, राहुल गांधी के खिलाफ FIR लॉन्च करने की बात कही है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने। जी बिल्कुल, एक जगह से निकलते हैं तो दूसरी जगह फंस जाते हैं राहुल गांधी। कभी अब शब्दों का मामला होता है, कभी एफिडेविट गलत दाखिल करने का मामला होता है और अब जिसको कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके, अब उनके खिलाफ दोहरी नागरिकता का मामला सामने आया है और उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रायबरेली पुलिस को यह निर्देश दिया है कि वो FIR दर्ज करे। ये जानना चाहेंगे कि FIR दर्ज करने के बाद ये मामला आगे कैसे चलेगा, इस मामले में कितनी सजा का प्रावधान है और पुलिस की कार्रवाई क्या कुछ हो सकती है। आपने जैसा कि बताया कि अभी डिटेल्स इसके आने बाकी हैं, फिर भी जो आपके पास जानकारी हो अभी तक उसके बारे वो जानकारी साझा करिए हमारे साथ। देखिए निखिल, इस मामले में काफी संगीन धाराओं में दर्ज किया जाएगा और ये जो मामला है अपनी नागरिकता छुपाने का, क्योंकि हमारे भारत में यह प्रावधान नहीं है कि कोई दोहरी नागरिकता ले। इसके साथ साथ चूंकि वो जनप्रतिनिधि भी लंबे समय से रहे हैं, ये तमाम सारे तथ्य छुपाने और तमाम सारी बातें गोपनीय रखने, ना बताने, इन सब के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा और इसके आधार पर वहां पर पुलिस पूछताछ उनसे करेगी और मामले से जुड़े जो तमाम सारे अन्य तथ्य हैं उन सबको इकट्ठा कर पूरे मामले की जांच कर जो भी दोष साबित होता है उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एक्शन किस तरीके से जांच करेगी वो रायबरेली पुलिस निर्धारित करेगी किस तरीके से। लेकिन इस तमाम सारे मामले में जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो भी सबूत दिए गए हैं उनके आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। हो सकता है इसमें गृह मंत्रालय से तमाम सारी और जानकारी स्पष्ट की जाए, साथ साथ फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से भी डिटेल इकट्ठा की जाए। मामला दर्ज होने के बाद वो तमाम सारे तथ्य कानूनी पहलू हैं उन सब पर कार्य किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के मामले में FIR दर्ज होना ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है, राजनीतिक हलकों के लिहाज से भी बड़ी खबर है। और एक बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी इस विषय पर हमेशा बचते हुए नजर आए हैं, कभी उन्होंने इसको लेकर के स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया विकास, आप नजर बनाए रखिए, इस ऑर्डर को पूरी तरह से पढ़िए और उसके बाद हम आपके पास दोबारा लौटेंगे इस खबर पर और जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हरिवंश के लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई दी और इसे सदन के गहरे विश्वास का प्रतीक बताया। राज्यसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश का पुनर्निर्वाचन उनके अनुभव, संतुलित कार्यशैली और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता की स्वीकृति है। उन्होंने कहा कि उपसभापति के रूप में हरिवंश ने न केवल सदन को कार्यवाही का कुशल संचालन किया है बल्कि अपने पूर्व अनुभवों से सदन को समृद्ध भी किया है। I declare that Shriman Harivansh ji has been chosen as the
Deputy Chairman of the Rajya Sabha. हरिवंश के लगातार तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होने पर अन्य नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। मैं श्रीमान हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने हरिवंश के पिछले 2 कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सदन की शक्ति और प्रभावी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके नए कार्यकाल में सदन के संचालन को नई ऊंचाई मिलेगी। केवल सदन की कार्यवाही का संचालन ही नहीं, वे अपने जीवन के जो भूतकाल के अनुभव है उसको भी बहुत ही सटीक तरीके से सदन को समृद्ध करने में उपयोग लाते हैं। उनका ये अनुभव पूरी कार्यवाही को, संचालन को और सदन के माहौल को और अधिक परिपक्व बनाता है। मुझे विश्वास है उपसभापति जी का नया कार्यकाल उसी भावना, संतुलन और समर्पण के साथ आगे बढ़ेगा और हम सबके प्रयासों से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई प्राप्त होगी। उपसभापति को नए सांसदों के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं। पीएम ने कहा कि जब से वे राज्यसभा के सदस्य बने हैं, पूरे समय सदन में होते हैं। पीएम मोदी ने उनके सांसद निधि के इस्तेमाल के तरीके का भी सभी से अनुसरण करते हुए इसकी तारीफ की और कहा कि इसके केंद्र में शिक्षा क्षेत्र और युवा पीढ़ी रहे हैं। लुप्त होती जा रही भारतीय भाषाओं, उनके संरक्षण के लिए उन्होंने आईआईटी पटना में एक अध्ययन केंद्र के लिए एमपी लेड फंड का उपयोग किया। एक और उन्होंने काम लिया, जो बिहार में कुछ क्षेत्र है जहां भूकंप की घटनाएं घटती रहती है। नेपाल में भी छोटा सा भूकंप आ जाए तो भी इस क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस काम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमपी लेड फंड से सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के रूप में एक स्टडी सेंटर रिसर्च के लिए खुलवाया है। जयप्रकाश जी का गांव सिताब दियारा, हरिवंश जी वही है और वहां गंगा और घाघरा, 2 नदी के बीच में एक गांव है, तो हमेशा ही जल के कारण जो कटाव की समस्या रहती है वो गांव परेशान रहता है और नदी धारा भी बदलती रहती है तो विनाश भी बहुत होता रहता है। उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने एमपी लेड फंड से इसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्होंने पटना की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नदी अध्ययन केंद्र खुलवाया है। एआई के उस दौर में मगध विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया है। यानी एमपी लेड फंड का एक निर्धारित दिशा में काम कैसे किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं में विश्वास जगाने में हरिवंश के योगदान की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरिवंश का सार्वजनिक जीवन केवल संसदीय कामों तक सीमित नहीं रहा। पत्रकारिता में उच्च मानदंड को उन्होंने हमेशा आधार माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती के अवसर पर हरिवंश को तीसरा कार्यकाल मिलने पर इसे बड़ा सुयोग बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर के साथ हरिवंश का जुड़ाव उनके प्रति लगाव और एक प्रकार से वे उनके सहयात्री रहे हैं। हरि कृपा बनी रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आपको बहुत बहुत ब्यूरो इनपुट के साथ पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों की।